हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पाठ 2 लेखन कला और शहरी जीवन जो कि कक्षा 11th के इतिहास बुक का सेकंड चैप्टर है, इसका पार्ट 2 देखेंगे। पिछले पार्ट में हमने ये देखा था कि शहरों में माल की आवाजाही किस प्रकार होती थी। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये टॉपिक है मेसोपोटामियाई शहरों के लिए जलमार्ग सबसे प्रमुख साधन होने का कारण। मतलब जलमार्ग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों था, इतना इम्पोर्टेंट क्यों था उनके लिए। वो बैलगाड़ियों से भी तो जा सकते थे, या फिर पशुओं के सहारे भी तो जा सकते थे, या फिर अपना सामान इधर से कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते थे। फिर भी वो जलमार्ग का उपयोग क्यों करते थे, तो ये पूछा गया है एग्ज़ाम के अंदर, तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पशुओं के पेट पर रखकर या बैलगाड़ी में डालकर शहरों में अनाज या काठ कोयले लाना ले जाना कठिन होता था। आपको पता होगा कि अगर आप ऊँट पे कुछ सामान लादोगे तो उसके चारे में बहुत खर्चा आएगा। उसको आपको समय समय पर रुकना पड़ेगा, क्योंकि वो मशीन तो है नहीं, वो भी एक लिविंग क्रिएचर है, तो उसे रेस्ट की ज़रूरत होती है। इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है और बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। तो आपको ये 3 बिंदु लिखना है। पहले आपको ऐसे ये पॉइंट लिख देना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको यही लिखना है, आपने मन से बना के भी लिख सकते हो, पर ये जो हाईलाइटेड पॉइंट है अगर आप ये लिखोगे तो एग्ज़ामिनर के दिमाग पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि इसमें सब समय ज़्यादा लगता था। आप अगर इतनी लंबी लाइन नहीं लिखना चाहते हो तो आप एक शब्द में भी आंसर लिख सकते हो। वो कैसे, ये शब्द भी आप लिख सकते हो, समय साध्य। इसका मतलब भी वही सेम होता है। अगर 2 नंबर में आया है, 1 नंबर में क्वेश्चन आया है, तो आप इतने बड़े लिखने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपको इतना नहीं लिखना है। आपको बस लिखना है कि समय साध्य, खर्चा बहुत आता है और शहरी अर्थव्यवस्था सक्षम नहीं है। पर अगर ये 3 नंबर में आता है तो आपको पूरा लिखना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें समय ज़्यादा लगता है। पशुओं के चारे आदि पर भी खर्चा काफ़ी आता है। शहरी अर्थव्यवस्था इसका बोझ उठाने के लिए सक्षम नहीं थी। ये 3 पॉइंट आपको लिखना है। परंतु जलमार्ग के साथ ऐसा नहीं था। ये अगर आप पशुओं का उपयोग करोगे तो ये आएगा, तो ये प्रॉब्लम्स आएगी। और आप जलमार्ग का उपयोग करोगे, क्योंकि तब के समय में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि आप पशुओं को परहेज कर सकते हो। तो जलमार्ग एक ऐसी परिवहन का साधन था जो कि बहुत ही ज़्यादा सक्षम था चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए, और सबसे सस्ता और आसान साधन भी जलमार्ग ही था। आपने ही 10th में ही पढ़ा होगा। तो अगले टॉपिक पे आते हैं, लेखन कला का विकास। अब हम देखेंगे कि मेसोपोटामिया में लेखन कला का विकास क्यों हुआ। क्यों पूरी दुनिया में कहा जाता है कि इराक मतलब मेसोपोटामिया ही वो जगह है जहाँ से लेखन कला विकसित हुई थी। चलिए देखते हैं। मेसोपोटामिया में पहली पट्टिका, याद है ना आपको, पट्टिका कहा था मैंने फर्स्ट पार्ट में। अगर आप भूल गए हो तो फर्स्ट पार्ट दोबारा देख के आइए। तो ये पट्टिका है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है, एग्ज़ाम में भी कई बार पूछी जाएगी आपसे। तो ये पट्टिका आप दिमाग में बैठा के रखो कि पट्टिका क्या होती है। पट्टिका एक ऐसी चीज़ होती है जो मिट्टी से बनी होती है, चिकनी मिट्टी से। उस पर जो जो किलाकार होता है, जो लिपिक होता है, जो लिखता है चीज़ों को, आपको पता है ना लिपिक, तो उसके पास एक सरकंडे की तीली होती है। अब इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, पर अभी ब्रीफ में देख लेते हैं। सरकंडे की तीली होती है, तो उससे उसकी नोक से ना इस पर लिखा जाता है। अक्षर नहीं लिखे जाते, किलाकार चिन्ह लिखे जाते हैं। तब के ज़माने में अक्षर नहीं हुआ करते थे, मतलब उस अक्षर आए थे पर वो 2400 ईसा पूर्व के बाद आए थे। 2400 ईसा पूर्व से पहले क्या था कि तब किलाकार चिन्ह होते थे, बहुत सैकड़ों की संख्या में ये चिन्ह होते थे। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतने सारे चिन्ह होते थे। इसमें बहुत प्रॉब्लम भी आती थी। तो तब के ज़माने पेज नहीं हुआ करता था, चिकनी मिट्टी पर ऐसे लिखना पड़ता था, वो भी तब जब ये सूखा ना हो, मतलब सूखने से पहले। अब तो पता है चिकनी मिट्टी बहुत जल्दी सूखती है। तो ये तो ऐसा सिस्टम था लेखन कला का, लेखन प्रणाली थी ऐसी। तो अब देखते हैं कि विकास कैसे हुआ। मेसोपोटामिया में पहली पट्टिका 3200 ईसा पूर्व में पाई गई है। आपको ये लिखना है कि पाई गई है। और आपको ना अगर कोई इतिहास का क्वेश्चन आया है और अगर आप उसमें डेट नहीं लिख रहे हो तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। एग्जामिनर के दिमाग में ना डेट भी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालती है।
भले ही वो डेट पूरी एक्यूरेट ना हो, अगर आपको याद भी नहीं है तो आप एक एस्टिमेशन तो लगा सकते हो ना। आप लगभग लिख दो, बुक को क्या कौन सा पता है, आप लगभग भी लिख सकते हो। मान लो आपको 3200 ईसा पूर्व नहीं पता, पर आपको पता है कि 3000 ईसा पूर्व के आसपास स्टार्ट हुई थी लेखन कला, तो आप लिख दो कि लगभग 3000 ईसा पूर्व में लेखन कला का विकास होना शुरू हुआ था, बस। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और दूसरा पॉइंट देखते हैं, वहाँ बैलों, मछलियों, रोटियों की लगभग 5000 सूचियाँ मिली है। तब के ज़माने में जो अक्षर नहीं होते थे, तब के ज़माने में किलाकार चिन्ह होते थे, तो इन चिन्हों में ना ये 3 जो चिन्ह थे ये बहुत फेमस थे। पहला तो बैल, ये आपको याद कर लेना है, बैल, मछली और रोटी, इन चिन्हों को बनाया जाता था किसी भी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए, और इनकी 5000 सूचियाँ पाई गई थी। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, वहाँ लेखन कार्य तब शुरू हुआ जब समाज को अपने लेन देन का स्थायी हिसाब रखने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि शहरी जीवन में लेन देन अलग अलग समय पर होते थे, उन्हें करने वाले भी कई लोग होते थे। तो लेखन कला की शुरुआत ये मानी जाती है कि इसकी शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि लोग अपने हिसाब किताब रखने लगे थे, जो शहरी लोग थे। अब वो ऐसा तो है नहीं कि वो चीज़ों को याद करके रख सकते हैं, आज भी आप देखते होंगे कि हिसाब किताब रखा जाता है। तो वो हिसाब किताब रखने लगे थे अपने लेन देन का, अपने जो भी व्यापार करते थे वो, ताकि वो चीज़ों को भूल ना जाए। और वो हिसाब किताब रखते कैसे थे, इन्हीं पट्टिकाओं पे और दीवारों पे। पर बुक में पट्टिकाएँ लिखी है तो आपको पट्टिका लिखनी है कि ये हिसाब किताब में पट्टिका रखनी थी। तो लेखन कला की तब शुरू हुई होगी जब समाज को लेन देन का स्थायी हिसाब रखने की ज़रूरत पड़ी। अगर विकास के बारे में कुछ आता है, लेखन कला के विकास के बारे में लिखने के लिए आपको तीनों पॉइंट का उल्लेख करना है अपने आंसर में। अगला पॉइंट देखते हैं, पट्टिकाएँ किस प्रकार बनाई जाती थी। ये मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, पर फिर भी देख लेते हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे, लिपिक चिकनी मिट्टी को गीला कर उसे गूंद कर उसे एक आकार दे देता था जिसे वह आसानी से पकड़ सके। लिपिक सरकंडे की तीली की नोक से उसकी चिकनी सतह पर किलाकार चिन्ह बना देता था, किलाकार चिन्ह। ये आपको कीवर्ड्स हैं जो मैंने अंडरलाइन किए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत लिखने ही लिखने हैं आपको। ऐसे आकार देता था, किलाकार चिन्ह। उसके बाद पट्टिका को धूप में सुखाया जाता था, एक बार सूखने के बाद उस पर कोई चिन्ह या अक्षर नहीं लिखा जा सकता था। ठीक है, ये भी देख लिया था हमने। अब यहाँ से ये देखिए, लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास वर्ण किलाकार हो गए। मतलब वर्ण किलाकार मतलब जब अक्षरों की शुरुआत हुई, अक्षरों की शुरुआत जब हुई तो ये कब हुई थी। हमने देखा कि 3200 ईसा पूर्व में क्या हुआ था कि ये किलाकार चिन्ह की सहायता से पट्टिकाओं पे लिखा जाना शुरू हो गया था। पर जैसे जैसे समय बीता, जब 2600 ईसा पूर्व आया तब किलाकार चिन्ह का प्रयोग बंद हो गया, तब अक्षरों का शुरू हुआ। अक्षरों जब और भी भाषी लोग आए अलग अलग जगहों से, तो उन्होंने अपनी भाषा को लिखना शुरू कर दिया पट्टिकाओं पे। तो ये सबसे पहली शुरुआत हुई थी इसमें 2600 ईसा पूर्व, लगभग 2600 ईसा पूर्व में। यहाँ पे लगभग ऐसे ठीक कर लेना, लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास वर्ण किलाकार हो गए और भाषा सुमेरियन थी। पहली भाषा सुमेरियन थी, आपको पता है ना, 2400 ईसा पूर्व से पहले सुमेरी भाषा बोली जाती थी। तो वही, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा ना तो आपको समझ नहीं आएगा कि सुमेरी क्या है और ये अक्कदी भाषा क्या है। तो पहले फर्स्ट पार्ट देख के आइए। तो भाषा सुमेरी थी तथा लेखन का प्रयोग हिसाब किताब के अलावा भी होने लगा था। पहले क्या था, हिसाब किताब रखने के लिए ताकि चीज़ों को भूल ना जाए, पर अब हिसाब किताब के अलावा भी होने लगा था, जैसे एकेडमिक्स में होने लगा था और भी चीज़ों में तब होने लगा था, क्योंकि समय बीत रहा था। 2400 ईसा पूर्व के बाद धीरे धीरे अक्कदी भाषा ने सुमेरी की जगह ले ली। अब हमने देखा था ना फर्स्ट पार्ट में कि 2400 ईसा पूर्व में अक्कद भाषी लोग आए गए थे और उन्होंने अक्कदी भाषा की स्टार्टिंग कर दी थी मेसोपोटामिया में। तो जो वर्ण किलाकार थे उसमें अक्कदी भाषा का प्रयोग होने लगा था 2400 ईसा पूर्व में। पहली शताब्दी तक अक्कदी भाषी लोगों ने किलाकार लेखन का रिवाज चलता रहा। लेखन प्रणाली की विशेषताएं देखते हैं अब हम। ध्वनि के लिए किलाकार चिन्ह का प्रयोग किया जाता था, वह एक अकेला व्यंजन या स्वर नहीं होता था। अलग अलग ध्वनियों के लिए अलग अलग चिन्ह होते थे और इसके कारण लिपिक को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे। बेचारा लिपिक, उसको सैकड़ों की संख्या में चिन्ह सीखने पड़ते थे, क्योंकि तब कोई भाषा तो होती नहीं थी, किलाकार चिन्ह होते थे। ये 3200 ईसा पूर्व के आसपास की बात हो रही है, अभी 2400 नहीं, जब वर्ण किलाकार से पहले की बात हो रही है। ये
सूखने से पहले में इन्हें गीली पट्टी पर लिखना होता था। ये बहुत कठिन काम होता था उनके लिए, क्योंकि चिकनी मिट्टी बहुत जल्दी सूखती है और सूखने से पहले उन्हें लिखना होता था, वो भी तब जब सैकड़ों की मात्रा पे ये चिन्ह हो। लिखने के लिए कुशल व्यक्ति की आवश्यकता होती थी, मतलब अगर व्यक्ति के पास स्किल्स हैं तभी वो लिख पाएगा, ऐसी सिस्टम था। और सबसे मेन दिक्कत ये थी कि मेसोपोटामिया में साक्षरता कम थी, बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे, चिन्ह तो बहुत कम लोग बना पाते थे, और वो भी तब जब सैकड़ों की संख्या में चिन्हों कोई सीखना ही नहीं चाहता था। अभी हम देखेंगे कि कैसे शुरुआत हुई। ये देखिए यहाँ पे लेखन कला का प्रयोग। ये कहानी पूछी नहीं जाती है इसलिए मैंने लिखी नहीं, कभी आज तक पूछी नहीं गई और इम्पोर्टेंट भी नहीं है, फिर भी आपको पता होनी चाहिए कि लेखन कला की शुरुआत की हुई। लोगों मतलब ऐसा माना जाता है, कुछ लोग, ज़्यादातर लोग तो ये मानते हैं, थ्योरी यही है कि हिसाब किताब रखना था, इसलिए लोगों ने लेखन कला का विकास किया। पर यह भी माना जाता है कि जब पहली बार इसकी शुरुआत हुई थी, पट्टिकाओं पर लिखने की शुरुआत, ये उरुक नगर के राजा एनमर्गन ने की थी। ये आपको याद रखना है, जो मैंने इंपॉर्टेंट ना खाली एक ही लाइन लिखी है, बुक में पूरा पैराग्राफ दे रखा था, वो बस ऐसी था, पूछा नहीं जाता, पर जो इम्पोर्टेंट है मैंने एक लाइन लिख दी है। उरुक नगर के राजा एनमर्कर की कहानी, अरट्टा के राजा। अभी मैं इसकी कहानी एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। तो उरुक नगर ना, मान लीजिए ये उरुक नगर है और ये अरट्टा है, ये सब लेट सपोज ये उरुक नगर है, ये अरट्टा है। तो उरुक नगर के राजा थे एनमर्कर, और अरट्टा के राजा का बताया नहीं गया है कौन थे वो, पर अरट्टा के कोई राजा थे। ये उरुक नगर के राजा और ये अरट्टा के राजा। तो उरुक नगर के राजा को ना कुछ चीज़ चाहिए थी, तो उन्होंने अपने मैसेंजर को, जो दूत होते हैं, वो उसको लाने के लिए भेजा। तो दूत गया, दूत ने बहुत समुंदर पार किए, बहुत पहाड़ों को पार करते हुए गया। तो अब बोला कि हमारे राजा को कुछ शायद मनी कोई थी, तो वो चाहिए थी इस राजा को, तो इसने मना कर दिया देने से, हम नहीं देंगे। तो फिर ये वापस आया, इसने बोला कि वो नहीं मान रहे, तो फिर इन्होंने पट्टिका पे लिख के दिया, पट्टिका पे कुछ लिख के भेजा, तो और वो बोला कि अरट्टा के राजा को जाके दो। तो ये इनका दूत गया, जो मैसेंजर था, और इसको दिया। तो फिर तब भी इन्होंने नहीं मानी, पर इन बहुत प्रसन्न हुए। इन्होंने देखा कि उरुक नगर कितना विकास कर चुका है, कि इन्होंने लेखन कला की शुरुआत कर दी, ये पट्टिकाओं पे लिखने लगे हैं। तो यही माना जाता है कि पहली बार ऐसा लिखा गया था, हालांकि इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, ये कभी पूछा नहीं गया। अब आगे का टॉपिक देखते हैं, दक्षिण मेसोपोटामिया का शहरीकरण, मंदिर और राजा। 5000 ईसा पूर्व के दक्षिण मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होने लगा था। इन बस्तियों में से कुछ ने प्राचीन शहरों का रूप ले लिया था। 5000 ईसा पूर्व जो डेवलप होना शुरू तो 3000 ईसा पूर्व से ही हुई थी, पर छोटी छोटी जो बस्तियां हैं, जो टाउन हॉल्स हैं, वो 5000 ईसा पूर्व में ही बनना शुरू हो गई थी। पर शहरों का विकास कब हुआ? जब 3000 ईसा पूर्व में। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्ज़ाम में कि 3000 ईसा पूर्व में शुरुआत हुई थी कि 5000 ईसा पूर्व में। 5000 ईसा पूर्व में बस्तियों का शुरुआत हुई थी, पर शहरों का बनना 3000 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। ये बात आपको याद रखनी है। अब देखते हैं कि शहर कितने प्रकार के होते थे। तीन प्रकार के होते थे। पहला, मंदिरों के चारों ओर विकसित हुए शहर। दूसरा, व्यापार केंद्रों के रूप में विकसित हुए शहर। तीसरा, शाही शहर। तो ये तीन आपको याद रखना है, पूछ सकते हैं 2 नंबर में कि कितने प्रकार के शहर हुआ करते थे मेसोपोटामिया में। पहला तो मंदिरों के आसपास बस जाते थे। दूसरा, व्यापार केंद्र के रूप में जो उभरते थे। अभी हम देखेंगे, एक मारी शहर है, वो शाही और व्यापारिक शहर दोनों था। और एक तीसरा शाही शहर, जहाँ पे राजाओं का स्थापना होती थी। अगला टॉपिक देखते हैं, मेसोपोटामिया के मंदिरों की विशेषताएं। ये भी पूछा गया बहुत बार एग्जाम में कि उनके मंदिरों की विशेषताएं बताएं। सबसे पहले मंदिर छोटा सा देवालय था, जो कुछ कच्ची ईंटों से बना होता था। ये जो हाईलाइटेड पॉइंट है ना, ये तो आपको मतलब दिमाग में बैठा ही लेना है। ये मतलब अगर एग्ज़ाम में पूरी लाइन याद ना है तो ये हाईलाइटेड पॉइंट याद आ जाए। तो मैंने इसे पिंक कलर से किया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पिंक कलर दिमाग में अच्छा इम्पैक्ट डालता है।
इन मंदिरों में विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं का निवास था। अब यहाँ पे ये याद रखने वाली चीज़ है, बहुत बार देखा मैंने, पूछ लेते हैं कि उरुक नगर के चंद्र देवता का नाम बताएं, तो उर और प्रेम और युद्ध की देवी इनन्ना, इनका नाम है, यहाँ से भी देख सकते हैं, इनन्ना, ठीक है। और ये उर, ये चंद्रदेव थे और ये प्रेम और युद्ध की देवी थी, मतलब उनका मानना था, उनकी मान्यता थी ये सब पॉइंट देखते हैं। ये मंदिर ईंट से बनाए जाते थे और कुछ समय के साथ बड़े होते रहते थे, क्योंकि उनके खुले आंगनों के चारों ओर कई कमरे बने होते थे, ठीक है। कुछ प्रारंभिक मंदिर साधारण घरों की तरह घरों से अलग किस्म के नहीं होते थे, क्योंकि मंदिर भी किसी देवता का घर ही होता है। उनका मेसोपोटामिया वासियों का ये मानना था कि एक मंदिर घर की तरह ही होना चाहिए, क्योंकि मंदिर भी देवताओं का घर होता है। ये वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको दिमाग में ऐड करना चाहिए जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो। मंदिरों की बाहरी दीवार कुछ अंतरालों के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी हुई होती थी, यही मंदिरों की विशेषता थी। अब ये कैसे, मान लो ये मंदिर है, तो जो बाहरी दीवार होती थी ना, वो ऐसे होती थी, ऐसे कुछ अंतराल के बाद अंदर बाहर, ऐसे अंदर की ओर और बाहर की ओर मुड़ी हुई होती है, ऐसे, समझ रहे हैं, ऐसे होती थी कुछ इस प्रकार से। देवता पूजा, अब देखते हैं ये अगला टॉपिक। देवता पूजा का केंद्र बिंदु होता था। लोग देवी देवताओं के लिए अन्न, दही, मछली लाते थे। आराध्य देव सैद्धांतिक रूप से खेतों, मत्स्य क्षेत्रों, स्थानीय लोगों के पशुधन का स्वामी माना जाता था। समय आने पर उपज को उत्पादित वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया, जैसे निकालना, अनाज पीसना, काटना और ऊनी कपड़ों को बुनना आदि मंदिरों के पास ही की जाती थी। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पूछा बहुत कम, एक ही बार नहीं देखा मैंने, एक ही पूछा गया है, तो इससे में कुछ हाईलाइटेड पॉइंट नहीं है। आप इस स्किप भी कर सकते हो, पर एक बार 2-3 बार पढ़ लेना अच्छे से। अगला टॉपिक देखते हैं, मेसोपोटामिया में बाढ़ का प्रकोप। अगला टॉपिक यह है, मेसोपोटामिया में बाढ़ का प्रकोप। फरात नदी कृषि के लिए बहुत आवश्यक, फरात नदी आपको याद है ना, पश्चिम में जो नदी थी, और पूर्व में कौन सी थी, दजला नदी। बहुत लोग दजला को पूर्व में बोल देते, पश्चिम में बोल देते हैं, और फरात को उसमें पूर्व में बोल देते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि फरात नदी जो है वो पश्चिम में है और दजला नदी जो है वो पूर्व में है, ठीक है। फरात नदी कृषि के लिए बहुत आवश्यक थी, परंतु कभी कभी फरात नदी में बाढ़ के कारण फसल खराब हो जाती थी। आपको पता है, कोई भी नदी है उसमें बाढ़ आना तो बहुत नेचुरल चीज़ है। अब उसी के आसपास जब खेत बना देंगे ये लोग, तो फिर फसल तो ख़राब होगी। उतना दिमाग नहीं था, ऐसे मेसोपोटामिया वालों में उतना दिमाग नहीं था, इसलिए बताया भी गया है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, कभी मोहनजोदाड़ो सभ्यता थी, वैसी ये सभ्यता नहीं थी। इसमें नगर नियोजन की बहुत कमी थी, आगे देखेंगे हम। अब आगे देखते हैं, कभी कभी धाराएं अपना रास्ता बदल लेती थी, जिससे सूखा पड़ जाता था। ये नदी है, इसकी सहायक नदियाँ ऐसे निकली हुई है। अब यहाँ पे खेत बना रखा है, और फिर ये तो रास्ता बदलेगी, अगर बाढ़ आएगी तो यहीं पे खेत बना रखा है, तो ये बर्बाद होनी है फसल। थोड़े बेवकूफ़ होते थे ये नदी वाले जो पास में रहते थे। आगे देखते हैं, धाराओं के ऊपर बसे नगर कभी कभी इतना ज़्यादा पानी खेतों तक ले जाते थे, जिसकी वजह से नीचे के लोगों को पानी नहीं मिल पाता था, जिसकी वजह से पानी को लेकर लड़ाई भी होती थी। ये फरात नदी है, लेट्स सपोज ये फरात नदी है, ये उत्तर के लोग हैं, यहाँ अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं, फसल ख़राब करवाने अपनी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये नीचे के लोग हैं, अब सारा पानी इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया, तो यहाँ पे बहुत कम पानी आएगा,
यहाँ पे भी खेतों ने बना रखे हैं इतने बड़े बड़े, तो इनको पानी नहीं मिलेगा, इससे फिर होगी लड़ाई इन दोनों में। मतलब पहले के ज़माने में इतनी छोटी छोटी बातों पर भी लड़ाई हो जाती थी। आगे देखते हैं। जो मुख्य लड़ाई जीतता था वह अपनी साथियों को लूट का माल बांटकर खुश कर देता था, और वह हारे हुए समूह को अपने साथ बंदी बनाकर ले जाते थे और चौकीदार या नौकर बना लेते थे और उन्हें काम करना पड़ता था। बहुत जुल्म करते थे जीतने वाले मुखिया। और ये पूछा जा सकता है 2 नंबर में कि मुखिया लोगों को अपने साथ बसने के लिए प्रोत्साहित क्यों करते थे। ये जो मुखिया होते थे ना, ये लोगों को बोलते थे कि हमारे साथ बस जाओ, हमारे नगर में बस जाओ। ऐसा क्यों था? क्योंकि जिससे आवश्यकता पड़ने पर वह तुरंत अपनी सेना को इकट्ठा कर सके। पहला कीवर्ड तो ये है, सेना इकट्ठा कर सके। इसके अलावा लोग एक दूसरे के आसपास रहने से स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सकें। दूसरा कीवर्ड ये है कि सुरक्षित महसूस करने के लिए। तो 2 कीवर्ड आपको याद रखने हैं। ये पूरा याद करने की जरूरत नहीं है आपको, बस 2 कीवर्ड याद रख सकते हो कि सेना इकट्ठा कर सके और सुरक्षित महसूस कर सके, बस। आगे देखते हैं। अब अगला टॉपिक है शहरी जीवन। मेसोपोटामिया में शादीशुदा बेटा और उसका परिवार माता पिता के साथ रहता था। पिता परिवार का मुख्य होता था, ये तो नॉर्मल बात है। अब विवाह देखते हैं। मेसोपोटामिया में विवाह किस प्रकार होता था। कोई अलग बात नहीं है, जैसे इंडिया में होता है ठीक वैसा ही होता था, बस थोड़ा सा चेंज था। बाकी अभी हम देखते हैं, आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल सेम है। विवाह की घोषणा की जाती थी और वधू के माता पिता विवाह की सहमति देते थे। ठीक है। देखते हैं। वर पक्ष के लोग वधू को उपहार देते थे। जब विवाह की रस्म पूरी हो जाती थी तब दोनों पक्षों की ओर से उपहारों का आदान प्रदान किया जाता था और सब भोजन करते थे। फिर मंदिर जाकर भेंट चढ़ाए जाते थे। ऐसा इंडिया में भी होता है, आपको पता है। जब वधू को अपनी सास लेने आती थी तब वधू को उसके पिता द्वारा दान का हिस्सा दे दिया जाता था और पिता का घर, पशुधन, खेत आदि पुत्र के मिलते थे। तो ये विवाह का टॉपिक है। ये बहुत कम पूछा गया है। नागर अरब मैंने तो नहीं देखा आज तक पूछते हुए, क्योंकि विवाह सबको पता होता है। अगर ये कोई नहीं भी पढ़ेगा तब भी कोई लिख के आ जाएगा, इंडिया के विवाह के बारे में लिख के आ जाएगा, तो वो सही आंसर माना जाएगा। तो इसके आगे का टॉपिक हम अगली वीडियो में करेंगे, अगले पार्ट में, कि उरुक नगर की विशेषताएं। ये मतलब बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मतलब कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा आपको उरुक नगर की। ये कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी इतनी बार पूछा गया ना, मतलब डायरेक्ट नहीं पूछते हैं कि ऐसे पूछते हैं कि तत्कालीन इराक के किसी प्राचीनतम शहर की विशेषताएं बताएं, ऐसे पूछते हैं घुमा फिरा के। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से पॉइंट वाइज लिखा है। तो इसको अगली वीडियो में करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले पार्ट की मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी से जल्दी अपलोड कर सकूँ। अगर मेरे से कोई गलती हुई हो इस वीडियो में तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। तो अगली वीडियो में मिलते हैं।